नाजरीन आदाब, आपका मनपसंद प्रोग्राम जहां भी लेकर मैं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पर बात होगी, चूँकि आप जानते हैं कि जो हमारी इस वक्त की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरबराही में, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, पिछले 12 वर्षों में जो हमने बदलाव देखा, चाहे हम तरक्की की बात करेंगे, मुल्क को आगे ले जाने की बात करेंगे, किस तरह के स्टेप्स लिए गए, किस तरह की सरकार रही, किस तरह की स्कीम्स आवाम की बहबूदी के लिए जिनको मुतारिफ़ किया गया, ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे अपने स्टूडियो में। यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हमारे साथ ये हैं इंजीनियर एजाज़ हुसैन साहब, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बीजेपी मेंबर हैं और CEO हैं इंचार्ज माइनॉरिटीज़ ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंजीनियर एजाज़ हुसैन साहब, वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं जनाब फ़ारूक अहमद वानी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका जनाब फ़ारूक वानी साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया इस प्रोग्राम में। जी, इंजीनियर एजाज़ हुसैन साहब, जिस तरह से आज हम बात करेंगे कि जो पिछले 12 वर्ष गुजरे, ये 12 वर्षों का सफ़र अगर मैं आपकी ज़बानी थोड़ा सा ओपनिंग में जानना चाहूँगा कि किस तरह का बदलाव हमने देखा ओवरऑल। अगर हम कंट्री की तरक्की की बात करेंगे, अगर हम ग्लोबल लेवल पे अपने मुल्क को आगे ले जाने की बात करेंगे, किस तरह का बदलाव आपने देखा, किस तरह का आपका रिस्पॉन्स, आपका इसमें सबसे पहले रिमार्क्स आपके एजाज साहब। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को दिल की उम्मीद गहराइयों से उनके 12 वर्ष पूरे होने पे उनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इन 12 वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ चेंज भी हुए। आप सोशल सिक्योरिटी से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया होगा। हमारे युवाओं के प्रति हो या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम लोग फ़रोग दें, गरीब तक हम लोग कैसे स्कीमें पहुँचाएँ। हमने देखा कि कोई ऐसा स्कीम नहीं था जहाँ पे कोई डिवाइसिव या कोई किसी फ़र्द को एक्सक्लूड किया होगा। जितनी भी स्कीमें आई, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन शपथ ली थी, उसके बाद उन्होंने जनधन योजना का इनॉग्रेशन किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके खातों में उनको तो खाता खोल रहे हो, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से। लेकिन उनका विजन बहुत लंबा था और आपने देखा फिर जो जनधन योजना है उसमें जो अकाउंट्स खुले और डायरेक्टली जो बेनिफिशरीज है उनको ट्रांसफ़र किया गया और उससे बहुत सारी लीकेज जो कहीं ना करप्शन जो था उसको कंट्रोल किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद बहुत बड़ा एक स्टेप उन्होंने उठाया स्वच्छ भारत अभियान का। हमने देखा कि पहले यहाँ पे जब फॉरेन से कोई लोग आते थे, कोई डेलीगेट्स आते थे, तो मैक्सिमम कैमरा कहाँ पे हो जाता था कि जहाँ पे सफाई नहीं होता है। लेकिन आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू उठाया और एक पूरे देश को संदेश दिया कि हमने अगर आगे बढ़ना है तो अपने देश को स्वच्छता की ओर लेके जाना है। खाली स्वच्छता ही नहीं, उससे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी हमारी इम्प्रूवमेंट हो गई। और हमने देखा जो भी क्राइसिस हमारे देश में आए, चाहे कोविड की महामारी में आपने देखा हमारे पास यहाँ पे अपैरेटस नहीं होते थे और हम फिर वर्ल्ड के सबसे ग्लोबल वैक्सीन प्रोड्यूसर बने। मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सफ़र रहा है बहुत ही ऐतिहासिक सफ़र रहा है और आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने इतने काम किए और उसकी जो ग्लोबल पोजिशनिंग है मैं मानता हूँ वो सबसे वर्ल्ड क्लास है। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे उनको एजाज़ से नहीं नवाजा होगा और हमें फ़ख्र है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हमें इस देश को मिले जो इस देश की आम जनता के लिए सोचते हैं। जी, जिस तरह से आपने फ़ारूक साहब आपने सुना, एजाज साहब ने जिस तरह से पूरा खाका दे दिया, इन्होंने कहा कि किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए। अगर हम बात करेंगे गवर्नेंस की बात करेंगे, जहाँ DBT की इन्होंने बात की, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, आपकी नज़र में 2014 से अगर हम देखेंगे किस तरह का बदलाव हमने गवर्नेंस के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखा? देखिए, मेरा मानना ये है कि मोदी जी जब से उन्होंने सत्ता को संभाला तो पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इनका जो दौर है वो बड़ा यूनिक दौर हमारी नज़र में, क्योंकि हम तो बहुत लिख चुके हैं इस पे और रोज़मर्रा हम लिखते रहते हैं इस पे। लेकिन अगर हम उसकी गवर्नेंस की बात करें, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पास 3-4 मिसालें ऐसी है जो बिल्कुल यूनिक है। अगर हम वंदे भारत ट्रेन को देखें जिसने पूरा जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क से मिलाया, और उसके बाद हमारे पास जो ब्रिज है वो वर्ल्ड का टॉप ब्रिज है और ओवरहैंग ब्रिज है जो
अभी किसी देश में नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और अचीवमेंट है जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो है जरमोग टनल जो करगिल को कश्मीर से जोड़ती है और जो बिल्कुल जब 6 महीने बिल्कुल वो बंद रहता था, लेकिन अब वो नहीं बंद रहता। वो इसका मतलब है कि ये पूरा श्रेय जो है इसी सरकार को जाता है। उसके बाद अगर हम कश्मीर श्रीनगर की बात करें, यहाँ पे उन्होंने जो अर्बन डेवलपमेंट में काम किया, जैसे स्मार्ट सिटीज़ को बनाया, उस पर देखिए आपको हमारे पास अभी स्मार्ट सिटीज़ उसमें बसें कितनी लाई गई, बाकी चीज़ें जो है बहुत बड़ा बढ़ावा मिल गया। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो अब देखिए G20 जो इन्होंने कश्मीर में करवाया उसका एक शेयर यहाँ पे भी जा रहा है। अभी हाल ही में अभी कुछ मतलब इसी सितंबर में या अक्टूबर में ये जो ब्रिक्स यहाँ पे हो रहा है उसका भी ये बहुत शाया इन्हीं को जाता है। उसके बाद कार्ड में हम आए और उनका जो एज अ पॉलिटिकल लीडर इनका जो स्टैचर इंटरनेशनल लेवल पे है वो तो बहुत लंबा है। मेरे को ये मतलब लगता है कि इंडिया जो है वो बहुत फॉरवर्ड है आज की डेट में। जैसे इन्होंने फरमाया कि एजाज साहब ने कि यहाँ पे जो डायरेक्ट अकाउंट्स में पैसा गया गरीब लोगों को अकाउंट्स में पाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्होंने क्या किया, किसान को जो किसान का जो रिफॉर्म्स उन्होंने किया किसान के लिए, या उसके बाद जो हमारा GST का जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो गए जिसमें GST आया, जिसमें बैंक अकाउंट्स आए, जिसमें गरीब, उसके बाद उन्होंने टॉयलेट्स को बढ़ाया, जो ओपन डिफेकेशन होती थी पूरे इंडिया में वो बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको ये कभी भी हमको ये नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि ये चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल इसी के से माने जब इनकी लीडरशिप ऐसी है, डायनेमिक लीडरशिप है, जो लीडरशिप है जिसमें मतलब कई मंत्रालय काम कर रहे हैं, लेकिन शिया तो मोदी जी को ही जाता है। जी एजाज साहब, जिस तरह से अभी ट्रांसपेरेंसी की बात और यहाँ पे DBT की बात हुई, जैसे अगर हम देखेंगे, आपको अगर याद होगा कि जो हमारे उम्र रसीदा जो मतलब मर्द है ख़वातीन है वो लाइन लगा के उनको वो बैंक पे उनको रहना पड़ता था, फिर उसके बाद उनके अकाउंट्स में वगैरह पैसा वगैरह जाता था। लेकिन ये जो DBT स्कीम आई, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरह से आपने देखा कि सेटिस्फेक्शन एक लोगों में और लोगों का किस तरह से रुझान रहा, आपने क्या पाया? देखिए, मैं मानता हूँ जो मैंने एक जो हमारे प्रीवियस होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी का एक स्टेटमेंट आया था पार्लियामेंट में, वो हंस रहे थे कि हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आप वो क्लिप आज भी मौजूद है तो आपको देखना चाहिए, मेरे जितने दर्शक हैं उनको देखना चाहिए। मैं मानता हूँ ये विजन था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने डिजिटाइजेशन को फ़रोग किया, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर आप देखोगे 50% से ज़्यादा युवा है और उन्होंने उनकी एस्पिरेशंस को समझा। और आज आप देखोगे मुझे लगता है 20 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स पर महीने उससे हो जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बना है आज हमारे डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या UPI जो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। मुझे लगता है बाकी कई कंट्रीज़ है जिन्होंने अब UPI को अडॉप्ट किया है, तो मुझे लगता है ये श्रेय अगर जाता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे DBT जो आपने बोला, जब हमारे पास डिजिटाइजेशन आज हुई और आपने देखा डिपार्टमेंट्स भी डिजिटाइजेशन हो रहे हैं। बिल्कुल हमने गुड गवर्नेंस का नारा दिया था, तो गुड गवर्नेंस यही है कि हम लोग घर बैठे हम अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। अगर मुझे आज कोई सर्विस चाहिए होगी जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है 93 सर्विसेज ऐसी है जो ऑनलाइन आप 1400 के करीब है तकरीबन, जो आपने देखा, जो पिछली दफ़ा आदाद शुमार इन्होंने दिया था। सबसे पहले हमने देखा कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो हमने देखा कि कुछ 800 के करीब थे, फिर उसमें बढ़ोतरी की गई, फिर 900 आ गई, फिर 1400 आ गई। तो उसकी तादाद जो है, जो ऑनलाइन सर्विस हमारी है, आजकल कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। अगर हम बात करना चाहेंगे किसान योजना की, PM किसान की बात करेंगे, जनधन योजना की बात करेंगे, तो आपका क्या कहना है उस? देखिए, हमने देखिए अगर हम देखेंगे जब DDC के चुनाव हुए यहाँ पे, तो पहली बारी जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव हुए और उसका श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि मैं एज DDC था और मैंने देखा यहाँ एक डेलीगेशन आई थी पार्लियामेंटेरियंस की, जिसमें जो हमारे मिनिस्टर्स है वो डायरेक्टली आए थे। उन्होंने डायरेक्टली हमारे किसानों के साथ बात की, हमारे रूरल एरियाज़ में वो लोग गए और वहाँ पे उनके मसले देखे और उनको हल करने की कोशिश की। मैं मानता हूँ इसका श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री को जाता था
क्योंकि आज तक जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने थे, टेरर इकोसिस्टम इतना बढ़ गया था कि अफसर लोग भी जाने से डरते थे। और वहाँ पे हमारे दिल्ली से या हमारे बिहार से, यूपी से, वहाँ से मिनिस्टर्स उठ के आए और हमारे गांव-गांव उन्होंने अभियान चलाया। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। और साथ में किसानों के लिए मैंने देखा, हमारे गाँव में हम लोग तो किसानों को सीड्स तक फ्री में देते हैं। हमने वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन के लिए एनकरेज किया लोगों को। और जहाँ किसानों की आयु की बात है, अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने खुद बोल दिया कि जो पहले आमदनी होती थी किसानों की, उसको डबल करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आपने देखा, जीआई टैग्स का, हमारा केसर का यहाँ पे एक कल्टीवेशन होती है, उसके लिए जीआई टैग दे दिया, एप्रिकॉट्स के लिए जीआई टैग दे दिया, पश्मीना के लिए जीआई टैग दे दिया। तो उससे कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट आ गई। और मैं मानता हूँ इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। जिस तरह से फारूक साहब अभी इकोनॉमी की बात हुई, अगर इनकम्स की बात करेंगे, रूरल एरियाज़ की हम बात करेंगे, जो हमने उसमें क्या हमने रियल ग्रोथ उसमें देखा, अगर हम मतलब इनकम्स की बात करेंगे, जो इलाकों में लोग रहते हैं, बाकी चीज़ें, तो उसमें किस तरह का बदलाव आपने पाया? देखिए साहब, आपने जो ये मुद्दा उठाया ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि मैं खुद एक रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक जगह है चरारी शरीफ जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, और हमारा जो मेन प्रोडक्शन वहाँ पे है वो तो एप्पल की है या मतलब पीयर्स की। अभी देखिए ट्रेन चालू हो गई, तो अगर पहले ये रॉटन हो जाता था सड़क में, सड़क बंद होने की वजह से, तो अभी डायरेक्ट ट्रेन चली है। तो इसका मतलब है जो भी फ्रूट आएगा उधर से वो सीधा, उसको रुकने की ज़रूरत है, सीधा आज़ादपुर मंडी में जाएगा और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रूट अभी स्पाइल तो नहीं होगा, डायरेक्ट जाएगा। एक दूसरी बात, एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, जो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पंप्स वगैरह दिया, ट्यूबवेल्स को खड़ा किया, तो जिसकी वजह से सिंचाई हो सकती है और प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट आपको जोड़ दूँ यहाँ पे। अभी देखिए कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट में ऐसा हो गया कि जो गरीब लोग थे, जिनके पास मकान नहीं थे, उनको आवास योजना के तहत तो उनको मकान दे दिए, जिसमें बहुत सारे लोगों का मतलब फ़ायदा हुआ। और वो जिनको बेगर थे, जो टेंट्स में रह रहे या थोड़ा झोपड़ा वोपड़ा था, उनके मकान बन गए। लेकिन ये पहले तो ऐसा हमने देखा नहीं था। लेकिन उसके बाद अगर हम और डेप्थ में जाएंगे, अगर हम जैसे 2014 के बाद हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो या 2019 के बाद यहाँ पे जो आर्टिकल का मसला हो गया उसको रिपील किया गया। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का तकाजा चढ़ गया। एलजी की सरकार बनी। एलजी साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके छत्र छाया या उनकी लीडरशिप में काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट की तरफ हम बिल्कुल बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे मतलब टेरर अटैक, पहलगाम का टेरर अटैक हो गया, उसके बाद वापस रिटेलिएट किया, ऑपरेशन दूर हो गया। उसके बाद उससे पहले बालाकोट हो गया, उसके बाद सर्जिकल सेक्टर। कहीं ना कहीं ये सारा जो शिया है ये बिल्कुल एंड बिल्कुल जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, तो ये पूरा शया जो ये इसका जो है ना, ये इन्हीं को जाता है। जी नाज़रीन मोहतरम, अब एक और मुद्दे की ओर हम बढ़ेंगे। आपने चूंकि आयुष्मान भारत का नाम आपने सुना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जो है 2011 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक दिया गया। और 2011 की मुर्दमशुमारी के मुताबिक जब वो कार्ड दिया गया, क्योंकि अब सेंसस जो है 2011 में हुई थी, इनफैक्ट अब इस वक्त सेंसस बाज़ाब्ता 2026 में अब दोबारा उसका इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम देखेंगे कि जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स है, जो यहाँ की सरकार थी, उन्होंने बाज़ाब्ता मरकज़ के साथ रजू करके ये कहा कि नहीं, इसमें कुछ लोग हमारे पास जो है जो रह जाते हैं। लेकिन एजाज साहब, अब आपसे सवाल ये है कि उसके बाद जो है, उसके बाद एक ऐसी स्कीम लाई गई कि जो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर वासी है, हर एक पर्सन को आयुष्मान कार्ड जो है, गोल्डन कार्ड जो है वो दिया गया। सबसे बड़ा जो जिसमें लोगों ने बहुत राहत की सांस ली। तो उस सिलसिले में उस अच्छे इकदाम के हवाले से किस तरह के रिमार्क्स हैं? देखिए, इस बार मुझे चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। मैंने लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से। और जब हम लोग रैलीज करते थे, यकीन मानो मैं गाँव में चला गया था, वहाँ पर एक बुजुर्ग बहन थी, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का पटका देखा, तो मेरे पास दौड़े आई और मुझे बधाई दी, बोला आपको वोट दूंगा क्योंकि आप मोदी जी के पार्टी से हो। मैंने उनसे पूछा कि माँ, मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतनी फ्रीली आप ये बोलते हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि उसकी कोई बेटी है
जिसका इलाज नहीं होता था, जिसको घर वालों ने छोड़ दिया था। और मैं बोलता हूँ ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स है। और ये जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शनल स्टेट है। पूरे देश में तो गोल्डन कार्ड है वो बीपीएल लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई बीपीएल नहीं, कोई एपीएल नहीं, किसी की कोई भी आमदनी हो आपको मिलता है। मुझे बताइए, पहले जब इलाज करने के लिए होता था, खुदा न करे हम लोग भीख मांगते थे रोड पे जाके, जिसकी आमदनी नहीं होती थी या जिसकी आमदनी होती थी वो ज़मीनें बेचता था, उसके बाद वो इलाज करने के लिए जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं देखा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट दे दिया। और जो गोल्डन कार्ड है, आज हर किसी के पास गोल्डन कार्ड है। आज कोई बुजुर्ग जो घर में होता है उसको घर से उठा के इलाज के लिए लेके जाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई बुजुर्ग होता था उसको बेचारे को घर में ही बैठाते थे ताकि इलाज के लिए पैसा ना हो। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी एक होगा। साथ में युवाओं के लिए बहुत बड़ा काम हुआ। हाँ, ये सवाल इनफैक्ट युवाओं के लिए बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहा था। मैं बताता हूँ आपको, एक टाइम ऐसा था जब हमें लोन लेना होता था 1 लाख 2 लाख का। हमें बैंक मैनेजर ये बोलता था कि आपके गाँव में सबसे बड़ा आदमी कौन है जिसके पास पैसे ज़्यादा है, उससे आप काउंटर साइन करा के आओ, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। लेकिन आपने देखा मुद्रा योजना या स्टार्टअप स्कीम्स या केवीआईसी में ऐसे हजारों सारे स्कीमें हैं जिनका लाभ यहाँ के लोगों को मिला और एक इकोसिस्टम बना। आज आप देखोगे 18-18 साल के नौजवान अपना एक यूनिकॉर्न स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा था और इसका श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और आजकल जिस गति से स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले 4-5 साल में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी और रेवेन्यूज यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल फारूक साहब, बात करेंगे क्योंकि आपसे तफसील हम जो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अगर हम जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, आपने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा और चाहेंगे। हाईवेज़ की बात करेंगे, रेलवेज़ की बात करेंगे, एयरपोर्ट्स की बात करेंगे। इवन इस वक्त एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो काम उसका स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए साहब, ये जो आपने जो बताया बिल्कुल जायज़ है। हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत ज़बरदस्त फैल गई है। हमारे पास हाईवेज़ बन रहे हैं, उसके बाद एयरपोर्ट उसका एक्सपेंशन हो रहा है। वो इतना बड़ा ज़बरदस्त एयरपोर्ट होगा, मेरे को लगता है कि इंडिया में पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा कि जो इतना बड़ा होगा। उसके बाद हमारे पास जो कनेक्टिविटी का सिलसिला हो गया, जैसे पहले जम्मू श्रीनगर में तकरीबन 10 घंटे लगते थे, आज वो ट्रैवल ड्यूरेशन 5 घंटे पे। उस पर हमारे पास चिनानी का जो टनल है उसमें वो कट शार्ट करता है। उसके बाद जो ट्रेन की वजह से, जो मैंने पहले भी बताया, जो ट्रेन हमारे पास आई तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी का जोर ज़्यादा पकड़ता गया। लेकिन अगर उसके बाद जो ट्रैवल ड्यूरेशन बहुत कम हो गया और जो लोग अभी प्रेफर कर रहे थे जहाज़ में जाने के लिए, लेकिन आज की डेट में वो प्रेफर कर रहे हैं ट्रेन में जाने के लिए। इसलिए जा रहे हैं कि एक तो वो ये जो वंदे भारत ट्रेन है, एक तो फास्टेस्ट ट्रेन है, दूसरा इनका टाइम बचता है, तीसरा ये उसमें मतलब अपने हिसाब से या अपने उसको एंजॉय करने के लिए बहुत बड़ा ख्वाब था जम्मू कश्मीर को। ये कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो पहले मतलब नहीं थी, लेकिन ये सीधा जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जाता है। और डेवलपमेंट जिस मुल्क में है, जिस शहर में है और जिस एरिया में है, वो मतलब वो फुल कहने का मतलब है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट के लिए बहुत बैकबोन का काम करती है। आपने बिल्कुल बात की, जिस तरह से आपने अभी कनेक्टिविटी की आपने बात की। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछली दफ़ा यहाँ पे सोनमर्ग आए, जो जडमो टनल थी, जडमो टनल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मैंने हालांकि वो होस्ट भी की वो फंक्शन। और उसके बाद अभी जो आप कह रहे हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट जो वहाँ पर है, अब उसके कनेक्ट जो अब वहाँ पे करगिल और इसके पास लद्दाख को जब जम्मू कश्मीर के पास साथ जब जोड़ा जाएगा, जब हम उसकी बात करेंगे, तो ये जो वहाँ पे हमारे पास जो इक़्तिसादियात है, उसमें बेनिफिट, उसमें फ़ायदा, उसको किस नज़र से देखिए आपने ये जो मतलब ये डायरेक्ट रोज़मर्रा की जो इसमें ट्रबल हालांकि कटा भी रहते हैं, बिल्कुल कटा भी रहे। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूँ, ये सीधा और सीधा इकोनॉमिकली जो है ना उसके लिए बहुत बूस्ट करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी वो बड़ा इससे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जब जब हम तो फ्रूट की बात करेंगे पहले, तो वो तो मेन है यहाँ पे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे करगिल की आप बात कर रहे हैं या जडमोर टनल की बात की। देखिए वो तो जोजिला हमेशा बंद रहता था, लेकिन जोजिला पे चढ़ना इतना मुश्किल था। जब हम खुद भी, मैं कई बार गया हूँ लद्दाख, लेकिन ऐसा मतलब हमें ऐसा लगता था, डर लगता था जब नीचे देखते थे। लेकिन अब जो अंडर से जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। यही बात उधर है
जो टॉलरेंस बन गई है। लेकिन कहने का मतलब है ये इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत स्ट्रांग करेगा जम्मू कश्मीर को, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे ज़्यादा लोगों को फायदा मिले और ट्रेड ज़्यादा बढ़े और जो हमारे पास है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे और एक बात जोड़ दूँ, सॉरी ये हो सकता है ये कंटेक्स्ट के बाहर है, अभी ड्रग पे जो यहाँ पे कैंपेन चल रही है ये बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन है, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसको बड़ा सीरियस ले रही है और सीरियस तरीके से इसको खत्म कर रही है। आपने जो इस तरह से ड्रग्स के हवाले से बात की, चूंकि नाज़रीन मोहतरम, चूंकि ये बात जो है जो हम सब्जेक्ट इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इस पे अगर हम रोज़ भी बात करेंगे तो शायद फिर भी तकरीबन पूरा नहीं हो पाएगा कि जितने काम हुए हैं, जितनी पेशरफ्त हुई है, जितने तरक्याती स्टेप्स लिए गए हैं। लेकिन इस पर हम ज़रूर हम अगले शुमारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी अगर हम आपकी तवज्जो हम मबजूल कराना चाहेंगे एजाज साहब, अगर हम ख़वातीन को एम्पावर करने की बात करेंगे, विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो किस तरह की चेंजेस आपने, बदलाव किस तरह से देखा? देखिए, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल भी हमारी सरकार ने प्रपोज किया था, है ना। मैं मानता हूँ महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक जगह पे उनके लिए, अगर आप देखोगे किसानों में लखपति दीदी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, बेटी बचाओ बेटी सेल्फ पढ़ाओ, हेल्प ग्रुप्स का क्रिएट करना, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ही आइडिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप देखो उनके खातों में खुद ही पैसा आ रहा है। और महिलाओं के लिए आरक्षण, ये बहुत बड़ा एक अच्छा एक स्टेप है जो आने वाले टाइम में महिलाओं को और आने वाले समय में आगे करेगा। और साथ साथ में मैं ये मानता हूँ, एक माननीय प्रधानमंत्री जो मिस नहीं होना चाहिए, उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के लिए भी बहुत काम किया। अगर आप देखोगे कश्मीर में एक तबका है शिया कम्युनिटी का, 30 साल यहाँ पे उनके मुहर्रम के जुलूसों को अलाउ नहीं किया गया। उसको अलाउ करने वाले कौन है? माननीय एलजी साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। मैं मानता हूँ जो लोग ये बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के लिए नहीं सोचते हैं, उनको एक बार उसकी ओर भी सोचना चाहिए। और दूसरा, आपने देखा धारा 370 हटने के बाद कितनी ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। और एक हिसाब से नेशनल इंटीग्रेशन का जो एक स्लोगन था, वो हकीकत में अगर देखा जाएगा तो वो कंप्लीट कब हो गया? जब यहाँ पे धारा 370 हट गई। आज कोई बीच में आपको कोई मतलब वो लॉ, जो लॉज दिल्ली में है वो लॉज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे हज़ारों लॉज है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो पहले यहाँ लागू नहीं होता था। आपके जो एंटी करप्शन लॉज है वो पहले लागू नहीं होते थे। जेके फॉरेस्ट जो अपनी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है वो नहीं लागू होते थे। ऐसे हज़ारों काम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो किस तरह से आप आखिर पे इस बात को सम अप करना चाहेंगे और एक मैसेज भी देना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है तो ये एक सौगात है अपने देश के लिए। और हमने अपने जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके साथ बढ़ना चाहिए। जो हमारा विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उस विकसित भारत में हम लोग को जोड़ना चाहिए। और अपने देश के युवाओं से आह्वान है कि वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करिए ताकि अपना देश और मजबूती के साथ आगे बढ़े। जी जनाब फारूक साहब, आप किस तरह से मैसेज अपना देना चाहेंगे ओवरऑल 12 वर्षों? देखिए, मैं आपको और ये बता दूं कि हमारे पास कुछ डेवलप ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजीली हम बहुत एडवांस हो गए। हमारे पास चंद्रयान का आसमान में जाना, उसके बाद इंडिया को आगे बढ़ाना वर्ल्ड लेवल पे। अब हम अब सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पे है। और ये सारा कुछ हो गया कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनकी वजह से हो गया। और उनका जो स्टेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया और आगे जाएगा और ये स्ट्राइड लेगा कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल ये है स्पेस पे, बाकी जगह पे जहाँ पे अभी हम बहुत कम है, हम आगे जाएं और हम हाइट्स को टच करें। हम तो यही उम्मीद लेके बैठते हैं। बाकी हमारा मतलब आपने हमको इस पे बुलाया तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये सारा श्रेय जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को देते हैं। जनाब फारूक वानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, दूरदर्शन न्यूज़ ने आपको दावत दे दी, जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर एजाज हुसैन साहब, बिल्कुल रात देर गए, हमने आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे दी और बहुत लंबा सफ़र तय करके आपने दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम जहाँ बीन के ज़रिए से आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे सामीन को दे दी, हमारे नाज़रीन को दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। इस मौजू पे हम और फिर बात करेंगे। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।
शुक्रिया।